जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका चैनल पे। आज मेरे साथ पुष्कर दादा हैं, भाई पुष्कर अवस्थी जी और अनिल सिंह जी हैं। राम राम। प्रणाम सभी जय भाइयों श्री को। राम, जय श्री राम सभी राम राम दर्शकों भैया। को जय श्री राम। पुष्कर दा, कल दिल्ली वाली उस रैली में, केजरीवाल बचाओ रैली में, जो राहुल गांधी ने ये बयान दिया है कि देश में आग लग जाएगी अगर बीजेपी फिर चुनाव जीत गई तो, और संविधान में अगर कोई छेड़छाड़ हुई। सर, इस बयान का मतलब क्या है? क्यों ऐसा बयान दिया इस आदमी ने, ऐसा इतना गैर जिम्मेदाराना बयान? देखिए, पहले तो ये कि राहुल गांधी से आप किसी जिम्मेदार बयान की उम्मीद ही नहीं करते आप। कोई ऐसा मैं पूरे पूरे उनके राजनीतिक यात्रा में अभी तक मैंने राहुल गांधी द्वारा कोई बड़ा जिम्मेदार, बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ा इफेक्टिव और बड़ा विजनरी स्टेटमेंट आज तक तो देखा नहीं। रामलीला मैदान में जहां पर सारे ठगबंधन वाले खड़े हुए थे और एक से एक महान कहते हैं कि भारतीय राजनीति के जितने काल पुरुष हैं, का पुरुष सॉरी, वो सब वहां पर थे। और ऐसे में जब राहुल गांधी का आया तो राहुल गांधी के अंदर की जो इच्छा है वो उन्होंने व्यक्त की। उन्होंने शुरुआत ही यही से की कि मैच फिक्सिंग थे। उन्होंने मैच फिक्सिंग वर्ड चूज किया। मैच फिक्सिंग मतलब हो गया कि ईवीएम, या ये कह रही है कि 31 मार्च 2024 को जब रामलीला मैदान पे वो थे तो वो जो है कलेक्टिव थॉट प्रोसेस जो इंडिया ग्रुप का है कि वो 2024 का चुनाव हार रहे। उनको ये मालूम है कि वो हार रहे हैं, उनको ये मालूम बीजेपी आ रही। तो यदि बीजेपी आ रही तो सबसे पहले जो है उसके उसके लेजिटिमेसी को जो है तो मैंने पहले से बर्बाद कर दो। और जैसे हमेशा होता है कि उनके बयान जो है फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में और वॉशिंगटन पोस्ट में और वेस्टर्न कॉरिडोर में जो है घूमेंगे। तो मोदी का जो है भारत का 2024 का लोकसभा का चुनाव, जो कि अभी तक 1947 के बाद जितने भी चुनाव भारत में हुए हैं, चाहे लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो, उनकी लेजिटिमेसी और ट्रांसफर ऑफ पावर जो सबसे स्मूथ रहा है, कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो एक तो उसको उस पर कुठारघात करना था। दूसरा, उसको ये भी मालूम है कि जब तक कि हम जो है केओस को, हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो जब तक सड़क पे नहीं आएगा, जब तक जो है टफ टाइम नहीं देंगे। टफ टाइम जीतने हारने नहीं, सजा देने के लिए कि आप जीत रहे हैं, आप जीतना चाहते हैं, जीतने योग्य हैं, और इस जीत करके भारत को आप जो है और समृद्धशाली और ताकतवर बनाएंगे। तो जो है जो राहुल गांधी के जो कंट्रोलर हैं, जो उनके मास्टर हैं, जहां से ये हर महीने 2 महीने में बाहर जाके जो है ट्यूटोरियल लेके आते हैं, टूल किट लेके आते हैं, तो उनका जो है वहां पे वो भड़ास निकलेगी। क्योंकि इसरो में तो हमेशा बोलते रहे, लेकिन कल जो है पूरी एक तरीके से वार्निंग थी। वार्निंग जो है भारत की जनता को थी एक तरीके से। और तीसरा था कि जब उन्होंने कहा कि यदि संविधान बदला जाएगा तो भारत खंडित हो जाएगा, भारत टूट जाएगा, बड़ा बड़ा ही डेफिनेटिव वे में राहुल गांधी ने कहा। और फिर ये भी कहा कि जो है आग लग जाएगी, लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो राहुल गांधी लीडर किसके हैं? राहुल गांधी जब से 2024 के चुनाव की घोषणा से बहुत पहले, 6 महीने पहले से ही, राहुल गांधी के जो है पूरी तरीके से उन्होंने ओनर्स ले लिया है। भारतीय के जितने मुसलमान है उनका एकमात्र नेतृत्व उन्होंने भारतीय मुस्लिम, क्योंकि उनको जो है कर्नाटका और तेलंगाना में जिस तरह सफलता मिली है, मुस्लिमों ने जो है बहुत दिनों काफी अंतराल बाद एक मुश्त होकर वोट किया कांग्रेस को। और जो न्याय यात्रा भी जो है, न्याय यात्रा भी उन्होंने मुसलमान इसीलिए निकाली उन्होंने। जो जो उनका जो है वो था, पूरी यात्रा का जो पूरा उन्होंने रूपरेखा की थी, जहां जहां जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसी को टच कर रहे थे, जिन जिन जिलों में जा रहे थे, वो वही थे जहां पर जो है मुसलमान थे। तो बेसिकली वो जो अपनी ही जमात, अपने जिसके वो स्वयंभू लीडर बने हुए हैं, जो उनका वोट बैंक है, उसका जो है कह सकते हैं कि ब्लैकमेल, उनकी जो स्ट्रीट पावर। भाई भारत में स्ट्रीट पावर किसकी है? भारत में क्या पूरे विश्व में स्ट्रीट पावर किसकी है? कौन सड़क पे आता है? वही जो जिहादी मानसिकता के इस्लामी होते हैं, वो उनकी लीडरशिप होती है और उसके बाद जो है उनका हजूम चला आता है।
जिसको जो है बिना बुलाया आ सकता है, वो एक मस्जिद से कॉल निकलेगी या जो कहीं और निकलेगा। तो बेसिकली जो है वो राहुल गांधी चाहते हैं कन्फ्रंटेशन हो। 2024 लोकसभा से पहले हो जाए वो ज्यादा, उन्होंने कहा नहीं, बल्कि वो 24 के चुनाव के बाद कह रहे हैं। लेकिन उनकी आंतरिक इच्छा जो है और सारा प्रयास है वो ये है कि 2024 के चुनाव से पहले ही ये जो जिनका ये नेतृत्व कर रहे हैं वो वोट बैंक सड़क पे आके अपनी ताकत दिखाए। भारत में जो है दंगे भड़के, भारत में जो है अराजकता फैले। और जब अराजकता फैलती है जिस तरीके से पूर्व में मिडिल ईस्ट में, अरब वर्ल्ड में या ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज में, जहां पर की भीड़ चाहे वो स्प्रिंग मूवमेंट के नाम पे हुई हो या ऑरेंज मूवमेंट के नाम पे हुई हो, उसके तहत वो आए और जो भारत का तंत्र है, शासकीय तंत्र है, उस ढांचे को जो है चोट पहुंचे और संवैधानिक व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त हो जाए। उनको केओस चाहिए, जस्ट लाइक बैटमैन इन नाइट राइडर, कि उसको इससे मतलब नहीं जी था, ही वांटेड केओस, क्योंकि ही इज अ मैन ऑफ जी एनार्की। और इसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। जो व्यक्ति जो है जब से उसने जो है आंख खोली है, तब से वो भारत का भावी प्रधानमंत्री के सपने, उसको लोरियां गा गा के जो है 70-70 साल के बुढ़े कांग्रेसियों ने बताया हो, माँ ने बताया हो। विश्व का जो भी आता है आदमी, जो वो जो है उसको जो है, चाहे वो इकोनॉमिक रघुराजन टाइप का आदमी हो या अमित सेन टाइप का आदमी हो, वो उसको बता रहा हो, तो वो जो है वो उस तंद्रा से निकल नहीं पा रहा। तो उसका ये है कि यदि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता तो मैं इस देश को ही खत्म कर दूंगा। ये उसकी जहद है, ये उसका वो है। तो बेसिकली जो उसका आह्वान किया है वो इसी होप में की, इस आशा में की। और ताकत कहाँ से मिलती है? ताकत मिलती है बदायूं से, जहां पर कि दो मासूम बच्चों का जो है गला रेत दिया जाता है, उसके बाद और उसके कातिल के जनाजे में 30,000 बदायूं से जगह में लोग आ जाते हैं। मुख्तार अंसी जो जिसपे 65 मुकदमे थे, जिसका जो है 2 दशकों तक जो है आतंक रहा, वो अपनी स्वाभाविक मृत्यु मरता है। लेकिन उस पर शर्म खाने के बजाय उसकी जमात जो है लाखों की तादाद में पहुंचती है। और साथ में यदि वहां की गाजीपुर के डीएम ने जो है हिम्मत ना दिखाई होती, शी इज अ लेडी, लेकिन यदि उसने स्टैंड नहीं लिया होता तो उसी दिन बवाल हो गया होता। वो ये चाहते हैं, तो ये सब हिम्मत देती है राहुल गांधी को। ये उसका ये उसका एक कहना चाहिए कि ब्लूप्रिंट है, एक खाका खींच रखा है और उसी की तरफ इशारा कर रहा है। और हम सबको जो है उसके लिए तैयार रहना चाहिए और आगाह रहना चाहिए। मैं तो इसको इसी तरीके देखता हूँ कि ये एक वार्निंग है, क्लियर कट, ये कि जी भारत के समाज में और क्या आगे होने वाला है। दादा, मैं एक बात बताऊं, मैं तो शुरू से एक बात कहता आ रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो ये न्याय यात्रा निकाली है, ये सीधे सीधे अपने मुस्लिम वोट बैंक को, जो कि ताजा ताजा अब वापस मुड़ने लगा है कांग्रेस की तरफ। आपने एकदम सही कहा। ये जो इन्होंने ताजा ताजा सक्सेस तेलंगाना और आंध्र अपना कर्नाटका में देखी है, कर्नाटक जहां मुसलमानों ने जेडीएस और टीआरएस को डिच करके कांग्रेस की तरफ जब एक मुश्त वोट दिया कांग्रेस को, तो वहां से जो कांग्रेस को हौसला मिला, जो राहुल गांधी को जो हौसला मिला है, उससे उत्साहित होके जब इन्होंने जो ये न्याय यात्रा निकाली है, तो दे आर एड्रेसिंग देयर मुस्लिम वोट बैंक। और ये जो न्याय है, भाई आखिर न्याय आप किसे दिलाना चाहते हैं? तो ये न्याय की, ये अपने मुस्लिम वोट बैंक को ये कन्विंस करना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है और तुमको न्याय कांग्रेस दिलाएगी। अच्छा, आपने एकदम अभी सही बात कही कि स्ट्रीट पावर किसके पास है। ये कहते हैं कि यदि संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई, यदि आपने मैच फिक्सिंग से या हेरा फेरी करके चुनाव जीता और उसके बाद यदि छेड़खानी की, संविधान से छेड़छाड़ की, तो देश में आग लगेगी। अब देश में या दुनिया में कहीं पर भी सड़क पर उतर के आग लगाने की क्षमता तो सिर्फ, या टेंडेंसी, या ऐसी नीयत, या ऐसी उनकी शैली, ये तो सिर्फ मुसलमानों की होती है।
तो क्या ये मुसलमानों को जब ये कह रहे थे कि देश में आग लगेगी, तो अनिल सिंह जी आपको नहीं लगता ये सिर्फ मुसलमानों को ही एड्रेस कर रहे थे? उस रैली के माध्यम से ही वाज एड्रेसिंग हिज मुस्लिम वोट बैंक। जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि राहुल जी ने कल जो भाषण दिया उसमें वो एड्रेस किसको कर रहे थे, किससे मुखातिब थे। जी तो कल की रैली जैसा कि आपने देखा होगा अगर, तो कुर्सियां जो है वो करीब करीब आधी तो खाली थी, सुनने वाली जी जनता कोई खास नहीं थी। तो वो एड्रेस कर रहे थे अपने आकाओं को जो उनको हैंडल कर रहे हैं पश्चिमी देशों में बैठे हुए। आपने सुना होगा कि वो लोग जो मोदी को हटाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, वो राहुल गांधी से जो है काफी निराश हो गए वो लोग, और उसी निराशा के माहौल में उन्होंने केजरीवाल नाम का एक नया मोहरा जो है आगे बढ़ाया था। तो कल की जो रैली थी वो एक तरीके से विद इन दी इंडी ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर ही जो है वो लीडरशिप रोल को एक्वायर करने, एज्यूम करने का एक कंपटीशन था। रैली को जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया आम आदमी पार्टी वालों ने, जमीन उनकी थी, दिल्ली में सरकार उनकी, सब कुछ पूरा लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट उन्होंने किया, पब्लिक जो है पंजाब से मंगाई, और सुनीता केजरीवाल ने जो है एक बहुत ही एक की स्पीच दी। थोड़ी देर तक मैंने देखा उस कार्यक्रम को लाइव, तो बाकी जो नेता थे वो तो जैसे किसी प्रतियोगिता में जिनको कहा जाता है ऑल्सो रैन, इन्होंने भी भाग लिया, उन्होंने तो केवल खाना पूरी की। सुनीता केजरीवाल ने जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। उसके बाद जब राहुल जी का नंबर आया तो उनके लिए ये जरूरी हो गया कि वो कुछ ऐसी बात कहें जिससे कि सुनीता केजरीवाल के ऊपर जो है, उनके ऊपर चढ़ करके जो है इनका सिक्का जम जाए। तो उनके लिए जो है कोई ऐसी बात कहना बड़ा जरूरी था जिससे कि एकदम से जो उनके हैंडलर्स हैं वो आश्वस्त हो जाए इस बात के प्रति कि नहीं, राहुल जी जो है अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी बहुत दम है इनमें। और देश में आग वाग लगने की जो बातें हैं वो तो बहुत दिनों से कर रहे हैं। वो जो पहली इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, भारत जोड़ो 1, उसमें भी इस तरह की बातें कहते हुए घूम रहे थे कि मोदी जो है वो पूरे देश में केरोसिन छिड़क रहे हैं और स्थिति इतनी विस्फोटक है कि बस एक दिया सलाई दिखाने की जरूरत है। और वो दिया सलाई लिए जो है राहुल जी घूम रहे हैं चारों तरफ। अब देखिए, जो वेस्टर्न जो पावर्स हैं जो चाहती हैं यहाँ पर मोदी को हटाना अपने स्वार्थों की वजह से, तो सब कुछ करके वो हार गए। पड़ोस में उन्होंने बांग्लादेश में जो है रिजीम चेंज की कोशिश की, वहां वो सफल नहीं हुए, और यहाँ पर भी उनको दिखाई दे रहा है कि कहीं दाल उनकी गल नहीं रही है। तो ले दे करके उनके लिए एक ही आशा की किरण बचती है, वो है वायलेंस। वो किसी तरीके से यहाँ पर हिंसा को भड़काना चाहते हैं, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद। चुनाव से पहले भी हिंसा होगी, ये बहुत लोग इसकी भविष्यवाणी कर चुके हैं कि ये जो चुनाव है बहुत ही वायलेंट होने जा रहा है। कि जब और कोई हथियार नहीं जब होता है किसी के पास, तो फिर वो हिंसा का ही सहारा लेता है। चुनाव वायलेंट होने जा रहा है, और तमाम वायलेंस के बावजूद सरकार की जो तैयारी है, जो उसका जो संकल्प है, उसको देखते हुए वायलेंस छिटपुट होगा, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा चुनाव पर, चुनाव के नतीजों पर। तो चुनाव हो जाएगा और चुनाव का नतीजा सबको दिख रहा है सामने। जब नतीजा निकल जाएगा उसके बाद फिर जो ये ताकतें हैं, इनकी कोशिश होगी कि इस इलेक्शन की इंटीग्रिटी के ऊपर ही जो है सवाल उठाए जाए, जैसे कि उनके अपने देशों में होता है। अमेरिका का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो निहायत थर्ड क्लास है। पिछला जो चुनाव हुआ उनका 2020 वाला, जो बाइडेन ने जीता जिसको, वो एकदम से जीता हुआ चुनाव था ट्रंप का, और सबको दिख रहा था एकदम जानबूझ करके उसको हरवा दिया गया। तो उनके यहाँ तो ये आम बातें हैं। तो अगर वो किसी के ऊपर लगाते हैं कि भाई इलेक्शन जो है यहाँ पे मैनेज किया गया है, तो उसको जो है उछालने वाले उनके वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे जो है पड़े हुए हैं माउथ पीस।
तो अब ले दे करके उनके पास जो है एक ही चारा बचता है कि हिंसा फैलाएं देश में, जिससे कि मोदी जो है आगे जो जो कुछ वो करना चाहते हैं वो न कर सके। आपने गौर किया होगा कि 2019 का भी जब चुनाव हुआ, ये ताकतें तो उस समय भी एक्टिव थी, वो किसी भी तरह से हटाना चाहते थे उनको। जब नहीं हटा पाए तो आप ओवैसी की स्पीच याद कीजिए। ओवैसी ने ये कहा था कि ठीक है 303 सीट आप जीत गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो कुछ चाहेंगे वो कर ले जाएंगे, आपको कुछ भी करने की इजाजत दे दी जाएगी। आपके हर कोई खतरनाक टर्म उन्होंने यूज किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। आप कहिए कि हर कदम का विरोध जो है सड़क पे होगा, और वैसा ही हुआ। अगर देखा जाए तो ये जो 5 साल का जो मोदी 2.0 का जो पीरियड रहा, इसमें धारा 370 हटने के बाद जो है कोई मेजर रिफॉर्म हुआ ही नहीं। एक कृषि कानून वो ले आए थे, बहुत बढ़िया कानून थे सब, लेकिन उनको वापस लेना पड़ा। सीए ले आए थे, उन्होंने शुरुआत की थी आगे बढ़ने की, सीए के बाद एनआरसी वगैरह सब होता। सीए ले आए थे, उसका विरोध जो है वो इस तीव्रता के साथ हुआ कि एक तरीके से अब जाकर के उसको लागू किया है उन्होंने। 4 साल तक उसको होल्ड पे रखना पड़ा। तो आइडिया यही है कि अगर ये जीत भी जाते हैं और जीत जाएंगे ही, तो इनको काम न करने दिया जाए। काम न करने का ये सबसे अच्छा तरीका यही है कि लोग उतर जाएं सड़कों पे। तो राहुल जी जो है वो अपने पश्चिमी जो आका लोग हैं उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको भी संदेश ये दे रहे हैं कि देखिए मैं सक्षम हूं हिंसा भड़काने में, भरोसा रखिए आप लोग। पैसे की हो गई है कमी इनके पास, पैसे कमी हो गई है, खाते वाते जो है एक आध सीज कर लिए हैं, कुछ सीलिंग वीलिंग लगा दी है उसके ऊपर, इससे आगे नहीं खर्च कर सकते। तो पैसे की कमी है, पैसा उधर से चाहिए। उनको आश्वस्त करना इनके लिए बड़ा जरूरी है कि आपका काम करने में मैं सक्षम हूं, समर्थ हूं। और जाहिर है कि जब यहाँ पे हिंसा होगी तो हिंसा करेगा कौन? हिंसा करने वाला जो है वो एक ही ग्रुप है, और उसको जो है वो अलग अलग, यूं कहिए अलग अलग मेकअप में जो है सामने लाया जाता है। जैसे किसान आंदोलन जो 2021 वाला था, वो समझिए किसानों के मेकअप में थे ये लोग। सामने फ्रंट एंड पर जो है किसान थे, बैक एंड पर जो है वो हमारे भाईजान लोग थे। तो संदेश जो है बिल्कुल स्पष्ट है, भाईजान लोगों की तैयारी वैसे भी है, तो उनको ये संदेश उन्होंने दिया है कि भाई आप तैयार रहिए हिंसा के लिए, ये चुनाव तो गया। जी देखिए, मैं पुष्कर दादा, मैंने एक बात महसूस की है बड़ी शिद्दत से कि खालिस्तानियों की और मुस्लिम रेडिकल्स की एक युति, इनका एक कॉम्बिनेशन, इनका एक गठजोड़ प्लान किया है इनके हैंडलर्स ने, जो कि मुख्यतया पाकिस्तान में बैठे। और मैं इस चीज को पंजाब में बैठ के महसूस करता हूं कि पंजाब का जो सिख खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, वो आजकल बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत मुसलमानों के प्रति प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे ऐसे मतलब जुमले उछाले जा रहे हैं कि नहीं, इतिहासकारों ने गलत इतिहास हमें पढ़ाया और जबरदस्ती नफरत पैदा की गई, नहीं हमारे गुरुओं पे जो अत्याचार किए थे वो इस्लाम ने नहीं किए थे, वो मुसलमानों ने नहीं किए थे, मुगल तो बहुत अच्छे थे, वो तो उसमें कुछ लोग थे जो कि पर्सनल खुंदक निकाल रहे थे, एंड इट वाज नथिंग इस्लामिक अबाउट इट। और सिख गुरुओं पे, सिख लीडरशिप पे जो मिडिवल टाइम्स में जितने भी जो अत्याचार हुए हैं, ये कुछ इंडिविजुअल का काम था। और इवन जो चारों साहबजादों की जो पे जो जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ,
6 और 9 साल के बच्चों को जिंदा जमीन में दीवारों में चिपवा दिया गया, ज़िबा कर दिया गया, वो तो उस लोकल सूबेदार का काम था। इससे इस्लाम हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस। इस्लाम में तो बहुत भाईचारा है, और हमारी तो जी वो वाली कुर्बानी पढ़ लो, वहां लिखा है, वहां लिखा है, वहां लिखा है, और हमारा इस्लाम से कोई टकराव नहीं है। ये तो आरएसएस ने हमारे बीच में जहर भर के हमको अलग करने की कोशिश की है। सर, इसकी एक बहुत जबरदस्त कोशिश चल रही है, और मैं इसका ओरिजिनेशन देखता हूं, ओरिजिनेट होती है ये पाकिस्तान पे, ये थ्योरी। अभी लेटेस्ट एक खबर आई है जहां पे एक गुरुद्वारे में जो है वो नमाज पढ़वाई जा रही है। गुरुद्वारों में इफ्तारे पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं। और सर, जब ये किसान आंदोलन पार्ट 1 हुआ था, तो उसमें भी मुसलमानों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। जब शाहीन बाग में जब आंदोलन हो रहा था एनआरसी के खिलाफ, तब भी जो है खालसा एड की तरफ से बहुत सारे लंगर चल रहे थे, वहां भी बिरयानी खिलाई जा रही थी, है ना। तो सर, अब आपने कहा ना कि आखिर राहुल गांधी कल के उस अपने भाषण में एड्रेस किसको कर रहे थे, तो अनिल भाई साहब ने कहा कि इनफैक्ट वो अपने हैंडलर्स को एड्रेस कर रहे थे कि चिंता मत करो, हम तैयारी कर रहे हैं। और आखिर कल को यदि सचमुच रोड पे उतर के कुछ गड़बड़ फैलानी है, तो वही बंदे फीट ऑन द स्ट्रीट, आपके पास ऐसी कौन सी मैन पावर है जो सड़क पे उतर के ये काम करेगी? तो वो तो निश्चित रूप से एक ही मैन पावर है पूरी दुनिया में, जो सड़क पे उतर के एक क्षण में जो है उतर आती है और अराजकता फैलाने लगती है। पर सर, जिस हिसाब से पिछले इस बार का जो किसान आंदोलन हुआ, और जितनी दृढ़ता से खट्टर साहब ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने, हरियाणा पुलिस ने, और निश्चित रूप से उसमें केंद्र का भी इशारा रहा होगा, केंद्र ने जिस तरीके से हैंडल किया है, और यूपी में और अन्य भाजपा शासित प्रदेशों में किसी भी प्रकार के कोई भी गड़बड़ फैलाने की कोशिश को बाबा ने जिस तरीके से हैंडल किया है। पर सर, इनके पास जो राज्य सरकारें हैं, लाइक स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, स्टेट्स लाइक कर्नाटका, स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तो नहीं, तेलंगाना, सर यहां तो गड़बड़ की गुंजाइश वाकई बनती है। और अगर कल को यहां गड़बड़ होती है, तो मुझे लगता है कि ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड भी कराने की, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां वो इशारा करके कि तो स्टेट स्पॉन्सर्ड गड़बड़ भी फैला सकते हैं। तो ऐसे में मोदी जी क्या करेंगे ऐसे में? देखिए, मेरा तो समझ में, जो मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे आपने पहली बात की खालिस्तानी और गठजोड़ की, और मुसलमानों के गठजोड़ की, पाकिस्तान से ओरिजिनेट करता है। ये एक्चुअली में 2023 और 22 का मामला नहीं है। जब 1980 में जब खालिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तब भी जो है उनका लॉजिस्टिक और मनी पावर दोनों ही जो है पाकिस्तान से था। जनरल जिया उल हक की जो पॉलिसी थी, उसमें खालिस्तान एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट था, और उसका जो है पूरा आशीर्वाद CIA से मिला हुआ था। तो आइसोलेशन में तो कुछ चीज थी नहीं। वो जब ठीक हो गया तो वही 20 साल बाद जो है उसको रिवाइव किया गया, इसीलिए पुन्नू आपको दिखते हैं और यहाँ पे ये स्थिति दिखती है। मैं समझता हूँ कि जो पंजाब में सिख वाला है वो और हो सकता था, लेकिन जो किसान आंदोलन जो दोबारा किया गया और जिस तरीके से हरियाणा पे, या जिस तरीके से भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने उस पर जो है रिएक्ट हुई, उसके बाद जब मैं नहीं समझता कि जो आपके पंजाब में, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि पंजाब से कुछ इस तरह का जो है उस इंटेंसिटी का कम से कम लोकसभा चुनाव तक मैं होता हुआ नहीं देख रहा, क्योंकि अब तब चुनाव में भी थी पंजाब में। देखिए, इशू ये है,
जहां तक बंगाल की बात है, बंगाल तो ऑलरेडी हो ही रहा है, आज से नहीं 10 साल हो गए उस चीज को। बंगाल में जो है ऐसा कुछ भी नहीं है कि नया होगा। कर्नाटका में संभावना ज्यादा है क्योंकि कर्नाटका में बहुत ही बेलिक्रेंट सिचुएशन है। तेलंगाना में कोशिश हो सकती है, लेकिन जो उनका नया मुख्यमंत्री कांग्रेस का, वो कितना राहुल गांधी के कहे पे, इसमें मुझे डाउट है। जो उसके अब तक जो एक्शन दिखे हैं वो जो है बहुत ज्यादा उसपे नहीं है। तो मुझको तो समझ में ये बात आ रही है कि कांग्रेस शासित राज्य से ज्यादा जहां पर पॉपुलेशन वाइज ज्यादा है, वहां एक्सेप्ट केवल यूपी को छोड़ के, यूपी में कोशिश करते रहेंगे कई बार। जब से बाबा आए 7 साल में कई बार कोशिश कर चुके हैं, अब कोशिश करने की हिम्मत बची नहीं है क्योंकि रिपरकशन बहुत तेज होता है। मुझको तो ये लगता है बाबा जी कि जब किसान आंदोलन पार्टी को जब हैंडल किया था और उस पर स्ट्रिक्ट हुए, फिर सीआईए का नोटिफिकेशन लेकर आए, तो निश्चित रूप से इन्होंने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने अपने सारे बॉक्सेस टिक कर रखे थे। क्योंकि देखिए जो लोग काम उठाए, जैसे केजरीवाल को अंदर किया, लंबी ढील देने के बाद किया और अब लगातार और उसमें कसता जा रहा मामला, तो उससे स्पष्ट ये है कि इनके पास द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ स्ट्रेटजी टू डील विद दैट विद आयरन फिस्ट। अब जो है उनको राहुल गांधी की चिंता मोदी सरकार को नहीं है। इस वक्त जो है मोदी सरकार इस वक्त जो है इंटरनेशनल जो कॉकस है उससे भिड़ रही है। मैंने एक उसमें बताया था भी जो मैं कि जिस वक्त केजरीवाल को अंदर किया गया, उस वक्त बिल गेट्स बैठ के जो है मोदी जी के साथ मीटिंग कर रहा था और भविष्य के जो है योजनाओं पे काम कर रहा था। बिल गेट्स जो है डीप स्टेट का सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडर्न इरा का आदमी है बिल गेट्स, और उसी काल में उसी डीप स्टेट्स का पैदा किया गया केजरीवाल, उसको जो है अंदर कर देते हैं। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं इनकी विल पावर स्ट्रांग है, दे हैव वेरी क्लियर विजन अबाउट इट। और ये इनको ये अराजकता करनी है, करानी है राहुल गांधी को, ये कोई रिएक्शन राहुल गांधी पे नहीं करने वाले, कोई भी गिरफ्तार नहीं करने जा रहे, इसको लड़ने देंगे और इसका इलाज जो है चुनाव के बाद बहुत ही कह रहे थे दंडात्मक रूप से सामने आएगा। क्योंकि जो है जैसे अनिल जी ने कहा कि इस बार के चुनाव बड़े रक्तिम होंगे, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं। इस बार के चुनाव जो है पिछले किसी भी चुनाव से अलग होंगे, ज्यादा रक्तिम होंगे। लेकिन जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है क्लियरिटी है सब चीज को लेकर, और जिस तरीके से उन्होंने साथ रखा है बाहर का, आज की तारीख में गवर्नमेंट मोदी सरकार जो है न वॉशिंगटन पोस्ट की चिंता करती है, ना जो है उनके जॉर्ज सोरोस की चिंता करती है, ना ही स्टेट सेक्रेटरी बिल्किन की चिंता करती है, यहाँ तक कि बाइडेन की भी चिंता नहीं करती। तो जब आपका इतना क्लियरिटी थॉट है, उनकी इसके बाद कोई स्ट्रेटजी है, जब उन्होंने अमेरिका ने इंटरफेरेंस करने की कोशिश की तो अमेरिका के ऑफिसर्स को बुला के 40 मिनट तक बैठाया रखा उनको बाहर अंदर, तब देखो कागज पकड़ा के वापस कर दी। जर्मनी वाले को तुरंत ही 2 मिनट में। तो हमको तो हाँ डिस्टर्बेंस होगी, सब कुछ है, इच्छा भी होगी राहुल बाबा की, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो है कोई क्लियर कट स्ट्रेटजी इसको लेकर, या कह सकते हैं आयरन विल डेफिनेटली है टू हैंडल इट। और इसका एहसास जो रामलीला मैदान जितने बैठे थे आए थे ना, उन सबको एहसास, आप उनके जब चेहरा पढ़े, सबके चेहरे पे 12 बजे हुए, सबको मालूम। राजनीतिक रूप से आप राजनीति में है तो कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, लेकिन 2024 के इलेक्शन में जीतने के उद्देश्य से ना वो आए थे और ना ही उससे वो भय इससे कि 2024 के बाद उनके स्वयं का राजनीतिक से लेके जो है हो सकता है सामाजिक स्तर पे भी उनके अस्तित्व पे बहुत बड़ा खतरा है। ये जिस तरीके से खुलेआम हमारे यहाँ देशद्रोही बातें होती रही, जिस तरीके से कह रहे मूछों पर ताव देके विदेशी फंडिंग पे एनजीओ थ्रू काम करते रहे, तो हमको तो शर्म भी नहीं आती थी इन लोग करते हुए। लेकिन आज की स्थिति में जो है उनको लग रहा है जब एनजीओ सारे
सारे स्रोत जो है सिकोड़ दिए गए, एक एक पैसे में नजर है। तो हम लोगों से ज्यादा तो उनको मालूम है वो कितने गंदे, हम लोगों से ज्यादा तो उनको मालूम है कि वो कहां तक जो है देशद्रोह में फंसे हुए। हम लोगों से ज्यादा तो उनको मालूम है कि उनके पुराने पाप क्या। सबको भय है अपनी पुरानी कुंडली खुल जाने का, इसलिए उसके जो है आगे डेस्परेट आदमी जो होता है, जिसकी जो है पीठ जो है दीवार से लग गई है, तो फिर जो अंतिम छोर में जो करता है उसमें आत्मघाती निर्णय भी लेता है, आत्मघाती कार्यवाही भी करता है, ये बिना सोचे कि इसका रिपरकशन कल क्या होगा। लेकिन उसको तो आज से वर्तमान से मतलब है कि वर्तमान में कोई कुछ भी भविष्य के उनके लिए, उनके भविष्य के लिए कुछ भी संभावनाएं हैं वो वर्तमान के ही पेट से निकलेगा। वर्तमान के पेट से कौन निकलेगा? वही एक जमात निकल सकती है जो सड़क पे। कौन, उसके अलावा कौन सी ऐसी जमात है, कौन सा ऐसा कोर ग्रुप है जो इन लोगों के लिए सड़क पे आकर जो है लाठी भी खाएगा? यदि ऐसा होता तो केजरीवाल गया है क्या दिल्ली में जहां सरकार थी उनकी, पंजाब जहां है, कितने जत्थे सरदारों को आए केजरीवाल के समर्थन में, बताइए दिल्ली, या स्वयं दिल्ली से कितने लोग आकर जो है सड़क के आगे रुक गए। प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करना अलग बात है, लेकिन पुलिस की लाठी, पुलिस से जो है वायलेंस करके अपने लीडर तक खड़े होना कितने लोगों ने किया? इसके मतलब मॉरली टूटे हुए वो अपने उनके जो समर्थक है वो नहीं, सिर्फ एक समर्थक उनके है जिसको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसका हीरो जो है देशद्रोही है, हो उसका हीरो जो है सबसे बड़ा हत्यारा हो, उससे बड़ा उसका हीरो सबसे बड़ा माफिया है, उसका कुकर्मी है, वो उसका हीरो है, तो उसके लिए वो बिना, क्योंकि उनके लिए राष्ट्र है ही नहीं, उनकी पूरी उनके रिलीजियस फिलॉसफी में नेशन थॉट प्रोसेस है नहीं, इसलिए उनको सड़क पे वो एक लेजिटिमेट फोर्स जो, और तो कहना चाहिए कि एक आवाज पे जो सड़क पे आ सकती है वो है, उसी पे आशा है। लेकिन वो कहां तक आएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं देख चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में कोशिशें हुई माहौल बिगाड़ने की भी हुई, लेकिन उनको मालूम है कि यहाँ पर रिपरकशन इतना तगड़ा आएगा कि वो जो है इस समय जो है वो उसको जो है कहते अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ये झुंझलाहट राहुल गांधी की हो सकती है कि हमने जो है तैयार किया, हम बार हिट कर रहे हैं, जैसा अनिल जी ने कहा कि पिछली बार भी उसने कहा था कि केरोसिन लिए घूम रहे हैं, माचिस लिए, तो वो तो उसका तो जो एक फैंटेसी कह लीजिए या उसका थॉट प्रोसेस कह लीजिए कि जलता हुआ भारत, उसमें तो हर चीज तो कह ही रहा है वो, और सबको आइए जलाइए, और आप जलाएंगे तो हम आपके समर्थन में, और समर्थन में आएंगे, देख लीजिएगा कहाँ विद्रोह, कहाँ पे इन्होंने विरोध किया। भाई मुख्तार अंसारी को पंजाब में ही तो फर्जी FIR पे 2.5 साल रखा था पंजाब सरकार कांग्रेस की, तो ये तो पुराना गठबंधन है ही इन लोगों का, तो उसमें बहुत क्लियरिटी है। अब ये है कि जिसको ये कॉल दे रहे हैं वो कितनी कॉल लेती है। बंगाल में एक अलग टाइप का रिवोल्यूशन चल रहा है जहां पर कि होता है, लेकिन इस वक्त समहाउ बंगाल में मैं देख रहा हूँ कि डिफेंसिव है। बंगाल में दो हो गए, चक्कर ये है कि बंगाल में दो तरीके के मुसलमान हो गए जो पावर, एक जो बाहर से इंपोर्टेड है बांग्लादेशी 71 के बाद आया या इलीगली या इलीगली या रोहिंग्या, ये जो है स्ट्रीट पावर, लेकिन उसके विरुद्ध में स्वयं बंगाल का जो मुसलमान ओरिजिनल वो कहीं अपने को ठगा पाया, इसलिए वो जो है जो पहले तक साथ में दिखते थे, आज की तारीख में जो मुझको खबर लगी है, जो मेरे संपर्क सूत्र है, वो बताते हैं कि एक असहजता दोनों प्रकार के मुसलमानों की में है, मुस्लिम वर्ग में, इसलिए जो है बंगाल में उस तरह का रिपरकशन ना आए जिस तरह की हम लोग सोचते हैं कि आए। जी अनिल भाई, मैं एक बात बताऊं आपको, कल जो राहुल गांधी का जो भाषण था उसमें उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी मैच फिक्सिंग करके चुनाव जीतती है, या इतना तो तय है कि राहुल गांधी को मालूम है कि 2024 में चुनाव में क्या नतीजे आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि यदि इस बार
पंजाब में कांग्रेस का खाता ही न खुले या मुश्किल से एक आध 2 सीट आए तो मुझे कतई आश्चर्य नहीं होगा। अगर कांग्रेस 2 सीटों पर अगर पंजाब में सिमट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इसके अलावा आप देख लीजिए कि भाई 2019 में भाग्य था इनका कि इनको 3 राज्यों से बड़ी मोटी सीटें मिल गई थी। पंजाब से 8 सीट मिल गई थी, केरल से 15 सीट मिल गई थी और तमिलनाडु से 8 सीट मिल गई थी। सर इस बार इन तीनों राज्यों में इनको बड़ा जबरदस्त सेटबैक लगने जा रहा है, तीनों राज्यों में। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत दिनों से कहता आ रहा हूं कि 24 में 24 सीट, और वाकई कांग्रेस इस बार 24 सीट के नीचे ही सिमट सकती है, क्योंकि जहां पे इनकी 1-2 सीटें आती थी ना, वहां से भी इस बार खाता न खुले। इस बार हो सकता है कि ज्यादातर स्टेट्स में ये 0 पे सिमट जाए, ज्यादातर। जहां पे कभी कभी कुछ राज्यों में 1 सीट आ जाती थी ना, जैसे मध्य प्रदेश में 1 आ जाती थी, उसी तरह महाराष्ट्र में 1-2 आ जाया करती थी। ज्यादातर राज्यों में इनका खाता नहीं खुलेगा। तो ये तो इनका तय है कि भैया, तो इन्होंने पहले से ही मान लिया है कि जब खाता नहीं खुलेगा और हम इतनी बुरी तरह ये चुनाव हारने जा रहे हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दिया जाए। अभी से ईवीएम ये लोग चिल्लाने लग गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर 2024 में मुसलमान इन पे दांव खेल रहा है, क्योंकि मुसलमान को भी एक बात समझ में आ गई है कि भैया हमने सारे उपाय करके देख लिए एंड वी हैव फेल्ड टू स्टॉप मोदी। मोदी का जो विजय रथ है उसको हम अब तक रोक नहीं पाए हैं, और ये कांग्रेस को वोट देने की मुझे लगता है कि ये एक अंतिम प्रयास है। भाई सभी रीजनल पार्टीज को वोट देके देख लिया, इस बार कांग्रेस को देके देख लेंगे, और कांग्रेस इस बार ऐतिहासिक लो बनाने जा रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो फिर ये 24 के बाद मुस्लिम वोट बैंक क्या करेगा, कहां जाएगा? बताइए अनिल भाई, कहां जाएगा? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है बाबा जी। मुस्लिम वोट कहां जाएगा? देखिए, मेरा मानना है कि मुस्लिम वोट अल्टीमेटली तो ओवैसी के पास जाएगा। बीच में चाहे जितना भटके इधर उधर, ओवैसी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। जिन्ना के जाने के बाद से भारत में, मतलब पूरे देश का जो है, मुसलमानों का एक नेता कोई नहीं हुआ। तो जिन्ना के जाने के बाद जो है वो कुर्सी खाली पड़ी है, ओवैसी उस कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। उनको किसी समय में कंपटीशन थोड़ा सा मिल रहा था आजम खान से, तो उनको तो योगी जी ने सेट कर दिया है बिल्कुल। तो अल्टीमेटली मुसलमानों का जो माइंडसेट है, अगर यही रहा जो अभी तक देखने को मिला है, और मुझे उम्मीद है कि ये रहेगा नहीं, मैं इस पे आता हूं बाद में, लेकिन अगर माइंडसेट उनका यही रहा तो फिर वो ओवैसी की तरफ ही जाएंगे अल्टीमेटली, क्योंकि सबको तो देख लिया। लेकिन क्या है कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं चारों तरफ, खाली देश में ही नहीं विदेश में भी, मैं कई बार सिफारिश कर चुका हूं बहुत से लोगों को कि आप डॉक्टर अंकित शाह के वीडियो जो है देखना शुरू कीजिए। मोदी जी जो कुछ भी करते और कहते हैं, मैं समझता हूं कि उनसे बेहतर कोई दूसरा आदमी समझता नहीं है। सीधे सीधे मोदी के एक्शंस को तो आप नहीं डिकोड कर सकते, हम और आप नहीं डिकोड कर सकते। अंकित शाह को सुनिए वो क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया। वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो 3 तरह की जो है वो चल रही है लहर। एक तो डी डॉलराइजेशन, जो कुछ भी अभी तक जो जियोपॉलिटिक्स जो आकार लेती रही है उसके पीछे
एक बहुत बड़ा हाथ इस फैक्ट का है कि एक सिंगल करेंसी है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में डोमिनेट करती है, उसी के माध्यम से सारा इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। और अब ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज जो है वो इस स्थिति को बदलना चाहते हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो समय आ रहा है जब एक करेंसी में ट्रेड होने के बजाय मल्टीपल करेंसीज में ट्रेड हुआ करेगा, और उसमें जो हमारे भारत देश की जो करेंसी है उसका एक बहुत बड़ा शेयर होने जा रहा है। दूसरा वो कहते हैं डी रेडिकलाइजेशन। डी रेडिकलाइजेशन जो है वो एक डी डॉलराइजेशन का एक नेचुरल कॉरोलरी है। डी डॉलराइजेशन के साथ ये होगा ही। और डी रेडिकलाइजेशन हम होते हुए देख रहे हैं सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया जो कि इनके फेथ का जो है जो सबसे बड़ा केंद्र है, इस्लामिक फेथ का सबसे बड़ा केंद्र जो सऊदी अरेबिया है, वहां पर इस प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं कि यहाँ के जो रेडिकल हैं वो तो हजम नहीं कर पा रहे हैं। बोले जैद हामिद जैसे लोग ये कह रहे हैं कि वो तो मुसलमान है ही नहीं, सऊदी अरब वाले मुसलमान नहीं है, असली मुसलमान तो भारत और पाकिस्तान में बचे हैं केवल। तो जब डी रेडिकलाइजेशन की लहर जब चलेगी सऊदी अरेबिया से, और वो चल चुकी है, ईरान तक पहुंच चुकी है। ईरान में जो है उसको बहुत ही सख्ती से, बहुत आर्टिफिशियल तरीके से उसको दबाया हुआ है। लेकिन इस तरह की रिपोर्टें आती हैं कि वहां पर करीब करीब 3/4 लोग जो है वो इस्लाम छोड़ चुके हैं। वो अपनी हर मुसीबत की जड़, बंद कर देना प्लीज, हर मुसीबत की जड़ जो है वो इस्लाम को मानते हैं। तो ये डी रेडिकलाइजेशन भारत तक भी पहुंचेगा, मुसलमानों की सोच बदलेगी। और तीसरी जो चीज वो कहते हैं जो साथ में होगी वो है डीकॉलोनाइजेशन। जो हमारे मस्तिष्कों को कॉलोनाइज कर रखा है इन वेस्टर्न पावर्स ने, उसका एक बहुत बड़ा उपकरण है अंग्रेजी। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि डॉक्टर श्रीकांत सानू की किताब एक है, अंग्रेजी माध्यम का मकड़जाल। आप उसको पढ़ के देखिए कि किस तरीके से अंग्रेजी के जाल में जो है आपको फंसाया गया है। अंग्रेजी का महत्व जो है अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा इस देश में। जब इंटरनेशनल ट्रेड की भाषा अंग्रेजी नहीं रह जाएगी तो अंग्रेजी पढ़ेगा कौन? अभी तो है फिलहाल, इसमें भी थोड़ा समय लगेगा। तो कॉलोनाइज जो है वो खाली ईसाई देशों ने ही नहीं किया है, मुस्लिम देशों ने भी। सऊदी अरब के जो वहाबीज़म जो सऊदी अरब से चला, उन लोगों ने कॉलोनाइज कर रखा है यहाँ के मुसलमानों के दिमागों को। तो जब वो डी डॉलराइजेशन और डी रेडिकलाइजेशन के साथ में डीकॉलोनाइजेशन की भी लहर चलेगी, तो यहाँ के मुसलमान भी जो है वो सोचने पर मजबूर होंगे, जैसे कि सऊदी अरब के हो रहे हैं। सऊदी अरब में जो हो रहा है उसका एक प्रमुख कारण ये है कि वहां के जो रूलर हैं इस समय, उनको ये समझ में आ रहा है कि उनका, कुछ कहा आपने, उनका जो तेल का भंडार है वो उनको ज्यादा दिन तक जो है अब ज्यादा दिन तक उनको नहीं खींच सकता है। ये 10-15 साल की बात है, तेल उनका हो जाएगा खत्म, और उसके बाद अगर उनको सरवाइव करना है तो उनको अपने तौर तरीके बदलने होंगे, और वो बदल रहे हैं, बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो यहाँ पर भी बदलेगा, यहाँ पर भी बदलेगा। अब देखिए यहाँ जो हमारे सेक्युलर बिरादरी के लोग हैं, मतलब उनका क्या प्रयास रहता है कि हिंदुओं को तो जो है वो विखंडित रखें, अलग अलग टुकड़ों में बांटे रखें, और मुसलमानों को एक रखें। तो इसके द्वारा जो है वो क्या कर रहे हैं कि चॉइस मुसलमान के हाथ में दे रहे हैं, चॉइस मुसलमान के हाथ में दे रहे हैं। वो चाहे तो हिंदुओं के एक ग्रुप के साथ एकता स्थापित करे, चाहे तो दूसरे ग्रुप के साथ स्थापित करे, चॉइस उसके पास है। लेकिन जो अब इधर जो एक पैरेलल जो लहर चल पड़ी है हिंदुओं के एकीकरण, हिंदू जब एक हो जाते हैं तो मुसलमान के पास फिर क्या चॉइस रह जाएगी? उसके पास कोई चॉइस नहीं रह जाएगी सिवाय इसके कि वो उसी एक हो चुके हिंदू समाज के साथ ही एकता स्थापित करे, और वो यही करेगा। और जब तक ये नहीं होता तब तक तो एक अटेम्प्ट मुझे लगता है कि ओवैसी के ऊपर भी जो है वो लेंगे मुसलमान लोग। और सरकार जो है, देखिए
इस तरीके की बातें बहुत से विश्लेषक कर रहे हैं कि आखिर क्यों मोदी को 400 सीट चाहिए, क्यों इस तरीके की बात कर रहे हैं, क्यों सबको लिए जा रहे हैं, जो आ रहा है उसी को लिए जा रहे हैं, हर हरा गहरा गहरा, बिना कोई उनका इतिहास भूगोल देखे हुए सबको लिए जा रहे हैं अपनी पार्टी में। तो देखिए इसके पीछे जो भावना काम कर रही है वो ये है कि मोदी देख रहे हैं कि आने वाली जो लड़ाई है वो कितनी कठिन होने जा रही है। ये जो अंतरराष्ट्रीय ताकतें हैं वो समझ लीजिए कि उनका भी ये लास्ट डिच एफर्ट है। मोदी को हटाने की कोशिश वो आज से नहीं बहुत दिनों से कर रहे हैं। ये उनका एक तरीके से आखिरी ये प्रयास है। अगर ये फेल हो गया उसके बाद फिर समझ लीजिए फतह है बस। तो इस लास्ट डिच एफर्ट को काउंटर करने के लिए इनके पास जो है बहुत बड़ी ताकत की जरूरत है। इनको जो है 2/3 बहुमत चाहिए, लोकसभा राज्यसभा मिलाकर के कम से कम, जिससे ज्वाइंट सेशन में जो है कोई भी बिल आसानी से पास करवा सके। इनको वाइड स्प्रेड सपोर्ट चाहिए। अब ये प्रोपेगेंडा ये लोग करना शुरू करेंगे कि इलेक्शन की इंटीग्रिटी जो है डाउटफुल है, गलत तरीके से चुनाव जीता गया है। लेकिन चुनाव का नतीजा जब ये कहेगा, और ये बीजेपी के इस बार के ऑब्जेक्टिव्स में से एक है कि इस बार वो केवल मेजॉरिटी नहीं, इस बार वो 50% वोट लेना चाहते हैं। yes. तो इस तरीके की जो चर्चाएं हैं उनके ऊपर जो है एकदम पूर्ण विराम लगा देना चाहते हैं कि बकवास कर रहे हैं आप लोग। ये देखिए हमारे पास ये 50% से अधिक वोट हैं, ये देखिए ये 400 से अधिक ये एमपी हैं, और ये देखिए इतना जो है पूरा हमारा जो विस्तृत जो समाज है, हर एक वर्ग का समर्थन देखिए ये हमारे साथ है, हर एक वर्ग से ये नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इन तरकीबों के माध्यम से जो है मोदी इसको जो खेल चल रहा है अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का, इस खेल को जो है वो मात देना चाहते हैं। और अभी जैसा हम देख रहे हैं कि कोई भी सरकार जो है वो इस कदर जो है कंट्रोल में कभी नहीं रही जैसी अभी मोदी की सरकार दिखाई दे रही। अगर आपने कभी चेस खेला हो, चेस में मास्टर और एक मास्टर प्लेयर और एक अमेचर का सामना जब हो जाता है तो थोड़ी देर के बाद फिर अमेचर जो है वो वही चालें चलने लगता है जो मास्टर उससे चलवाना चाहता है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि वो कुछ भी कर रहे हैं तो वो इन्हीं के जाल में फंसते जा रहे हैं। स्थिति जो है पूरी तरह से नियंत्रण में है बाबा जी। और मोदी 3.0 में जो है आप सरकार को बिल्कुल अलग गियर में देखेंगे। किसी की कुछ नहीं चल पाएगी, सब ठंडे पड़ जाएंगे। सबको सिलेंडर बोलना पड़ेगा जैसे बनारस में कहा जाता है। तो कहने का अभी अनिल भाई साहब आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सब कुछ कंट्रोल में है, मोदी के कंट्रोल में है, और मोदी 3.0 की जो सरकार है वो सभी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को मात देगी और वी विल बी फर्मली इन कंट्रोल विद सिचुएशन। बड़ा अच्छा आज की चर्चा रही, मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को पसंद आई होगी। पुष्कर दादा, आपने और अनिल सर ने आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा से सर एक और विषय निकल के आया जो आपने कहा कि डी डॉलराइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन और डी कॉलोनाइजेशन। तो सर मैं आज की बात कंक्लूड करूंगा कि कल एक वीडियो आया जिसमें मोदी धारा प्रवाह हिंदी बोल रहे थे उसके सामने, बिल गेट्स के सामने, और इंग्लिश तो कुछ लोग था। हाँ जी, वो बोल हिंदी में रहते हैं लेकिन बिल गेट्स जो सुन रहा था वो इंग्लिश में सुन रहा था। वो सर वो जो नया इंस्ट्रूमेंट आया है, हाँ, वो रियल टाइम, लोगों को मालूम नहीं है कि एआई अब इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब आपने कहा ना कि अंग्रेजी का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। तो बात यह है कि वो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम मैं भूल गया, अभी मैंने पिछले दिनों पढ़ा, वो आप अपनी पॉकेट में रख देते हैं, लगा लेते हैं, तो वो आप सामने वाला कोई भी भाषा बोले वो आपको आपकी भाषा में उसका रियल टाइम ट्रांसलेशन करके सुनाता रहेगा। इसलिए अब आपको दुनिया की कोई भी भाषा सीखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी भाषा में बात कीजिए, वो दुनिया की किसी भी भाषा में आपको आपसे सामने वाले को ट्रांसलेट करके सुनाता रहेगा। तो आपने कहा ना वो डीकोलोनाइजेशन,
सर वो समय आ चुका है। और ऐसे माहौल में इंडिया को अब मुझे नहीं लगता कि सुपर पावर बनने से कोई रोक पाएगा, क्योंकि सवाल ही पता है। हमारे देश में एक बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट जो मोदी 3.0 होगी, वो आई थिंक भारत के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार भारत में बनने जा रही है और हम नित नई ऊंचाइयों को छुएंगे। भारत न सिर्फ एक इकोनॉमिक सुपर पावर बल्कि एक मिलिट्री सुपर पावर और एक आध्यात्मिक सुपर पावर बन के उभरेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं सर। बहुत जल्दी अनिल उत्तर से एक और चर्चा करेंगे सर, वही डी डॉलराइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन और डी कॉलोनाइजेशन पे। बहुत आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम।